और चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो भोपाल से सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है। वनाधिकार पत्र आवंटित करेंगे। 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पत्र वो आवंटित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे जनजातीय संग्रहालय में ये कार्यक्रम रखा गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और ये सुबह 11 बजे कार्यक्रम होना है। 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पत्र ये आवंटित किए जाने हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रहने वाला है। भोपाल में ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, वनाधिकार पत्र आवंटित करेंगे और सुबह 11 बजे जनजातीय संग्रहालय भोपाल में जो है वहां से ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके जरिए 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा वनाधिकार पत्रों का आवंटन मुख्यमंत्री के हाथों होना। और पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं इसी खबर पर, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं कैसा ये कार्यक्रम होना है। पूजा, क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सरकार सेवा सप्ताह मना रही है और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सौगातों देने का सिलसिला जारी है, उसी क्रम में आज भी ये प्रोग्राम होना है। इससे पहले भी फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया गया है। जो भी उनकी रकम थी वो उनके अकाउंट में डाली गई है। पोषण आहार की भी शुरुआत की गई है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध बांटा गया है और इसके साथ ही तमाम वो सुविधाएं जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए उस पर सरकार का फोकस है और इसी बात को लेकर के आज वन अधिकार पत्र भी बांटे जाएंगे। ये वन अधिकार पत्र जो है वो 22,000 से ज्यादा की संख्या में बांटे जाएंगे। 47 जिलों के लोग इसमें शामिल होंगे और इस पूरे जो सौगात देने का लगातार जो सरकार का सिलसिला जारी है उसको इस मद्देनजर भी देखा जा रहा है कि उपचुनाव है, ऐसे में सरकार क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा सकती है उस पर प्राथमिकता से सरकार का फोकस है और लगातार यही वजह है कि सौगात भी दी जा रही है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। आज जनजातीय संग्रहालय में इसका आयोजन होना है। 11 बजे सीएम खुद इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को काफी इससे फायदा होगा जिसकी वजह से ये योजना की शुरुआत की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और आगे बढ़ते हैं। भोपाल से दूसरी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल हो चुका है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 3% की जगह 1% ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। शहरी इलाके में संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प फीस जो है उसको कम कर दिया गया है, 3 की जगह 1 कर दिया गया है। रियल एस्टेट कारोबार में इससे तेजी आने की उम्मीद है और सरकार ने इसीलिए, ताकि रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आए, इसलिए ये कदम उठाया है। 3% की जगह स्टाम्प शुल्क केवल 1% का जो ऐलान किया गया था, इसे अमल में लाया गया है। और कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश बिकाऊ प्रदेश है, ये कमलनाथ ने कहा था। इसके बयान पर पलटवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और कहा है कि मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश 1980 से लगातार सांसद रहे, प्रदेश के सांसद होने के नाते केंद्रीय मंत्री भी रहे। आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता का अपमान है। उन्होंने जनता का अपमान बता दिया। कमलनाथ जी को क्षमा मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। आपको बता दें कि कमलनाथ की तरफ से कहा गया था कि जो हालात बीते दिनों प्रदेश में बने हैं उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं तो उनको शर्म आती है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि जनता जागरूक है, सब जानती है, देख। मुझे बहुत दुख और तकलीफ है, पीड़ा है। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो लगातार 1980 से मध्य प्रदेश से सांसद है, वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से सांसद होने के कारण ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। इधर कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर हैं और उनका दूसरा दिन आज है। कल वे पहुंचे थे। पहले दिन कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और आज सेंट्रल पार्क में मीडिया से कमलनाथ चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ आज बैठक भी करेंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन कमलनाथ की तरफ से आज भी किया जाएगा। तो दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि
इसके पहले बीजेपी यहां पर अपना माहौल बना चुकी है। बीजेपी ने तमाम तरीके से ये दावे किए थे कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके पाले में आ गए हैं, उसके खेमे में शामिल हो गए हैं। तो अब कमलनाथ पहुंचे हैं और कल जब पहुंचे थे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि काफ़ी नेता पहले से वहां पर इस बात की तैयारी में जुटे हुए थे कि जब भी दौरा होगा तो उसे बड़ा जोरदार उसकी तैयारी होना है। तो ये हमने देखा था तस्वीरों में। और उसके बाद आज दूसरा दिन है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दूसरा दिन है सुशील कमलनाथ के दौरे का। ग्वालियर चंबल अंचल में जो 16 सीटें हैं उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में पहले दिन और दूसरे दिन कल क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ रहेगा? देखिए, कल कमलनाथ के दौरे का पहला दिन था और जैसे ही कमलनाथ आए थे उन्होंने एक रोड शो निकाला था एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक। ये एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक करीब 8-9 किलोमीटर का जो रोड शो था उसमें 25,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते में उनका स्वागत किया। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल से यहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आए हुए थे और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर माल्यार्पण के बाद एक छोटी सी सभा का आयोजन था, लेकिन बारिश की वजह से सभा नहीं हो पाई। उसके बाद देर शाम कमलनाथ ने यहाँ के करीब 190 सामाजिक और धार्मिक संगठनों से मुलाकात की, लोगों से बात की। और उसके बाद आज कमलनाथ के दौरे का दूसरा दिन है। आज सुबह 10:30 बजे कमलनाथ होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद 11 बजे से वो मेला ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्रों के मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन तीनों सीटों के पुराने कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसके अलावा इन बैठकों में शहर, ग्रामीण, जिला अध्यक्ष के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी चुनावी मंथन करेंगे। तो कहीं न कहीं कमलनाथ का जो 2 दिवसीय दौरा है ग्वालियर चंबल अंचल में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के साथ जो है उस उपचुनाव में उतरने वाली है। और सबसे ज्यादा जो सीटें 28 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में ही है जिनमें उपचुनाव होना है। तो कहीं न कहीं न सिर्फ कांग्रेस, कमलनाथ, बल्कि जो नेता यहाँ टिकट के दावेदार है वो भी इस मेगा शो को, कमलनाथ के कांग्रेस के मेगा शो को कामयाब बनाने में लगे हुए। और आज माना जा रहा है कि 10:30 बजे जब कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पिछले दिनों जो बीजेपी का मेगा शो हुआ था जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर जो सवाल दागे थे, जो कई आरोप लगाए थे, उन आरोपों और सवालों का आज संभवतः कमलनाथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। सुशील, एक जानकारी आपसे और चाहते हैं कि ये आखिर केवल और केवल ये उनका दौरा ग्वालियर चंबल को फोकस करके तो है, लेकिन ये ग्वालियर तक ही सीमित क्यों है? बाकी जगहों पर भी क्या जाने का उनका कार्यक्रम इस बार नहीं है? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल का मुख्य शहर ग्वालियर ही है और यहीं से पूरे अंचल की राजनीति तय होती है। यही वजह है कि एक बड़ा आयोजन करना था और बड़े आयोजन के लिए कांग्रेस के नेताओं को जुटाना, संसाधनों को जुटाना और इस व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम को आयोजित करना ग्वालियर में ही संभव था। यही वजह है कि कमलनाथ और कांग्रेस ने इस ग्वालियर चंबल अंचल दौरे का जो मुख्य फोकस है वो ग्वालियर में ही रखा है। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति और जो टिकट बाकी बचे हुए सीटों पर घोषित करना, उन दावेदारों से और वहां के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर बाकी जो बचे हुए टिकट है उनको भी तय करने की रणनीति है। तो यही वजह है कि ये पूरा आयोजन ग्वालियर में रखा गया है और माना जा रहा है कि जो टिकट की संभवतः दूसरी और शायद अंतिम लिस्ट फाइनल होने के बाद कमलनाथ का वापस ग्वालियर दौरा होगा और चुनावी प्रचार अभियान जो है जो व्यापक पैमाने पर शुरू होगा, संभवतः वो एक बार फिर होगा। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर इसीलिए चुना गया है कि रणनीति बनाई जा सके और टिकटों के दावेदार जो है उनको खंगाला जा सके और कांग्रेस की क्या हालत है ग्वालियर चंबल अंचल में उसको भी इस रोड शो के बहाने यहाँ पर टटोला जाए। यही रणनीति रही है कमलनाथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज दूसरा दिन है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर वार किया। फसल बीमा की प्रीमियम हमने भरी थी, उन्होंने कहा है, और बीजेपी सरकार कलाकारी कर रही है, किसानों को गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रीमियम हमने भरी थी और ये केवल कलाकारी की राजनीति करते हुए गलत जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं।
वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था। सर कुछ ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि विधेयक किसानों के जीवन में न सिर्फ बदलाव लाएगा बल्कि किसानों की आर्थिक हालत भी इससे सुधरेगी। तोमर ने कहा है कि विधेयक को लेकर किसान और सरकार के बीच कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, इस पर सियासत करना गलत है। तो बिल है कृषि सुधार की दृष्टि से है और ये किसानों के जीवन स्तर में एक अच्छा बदलाव लाने वाला है, इसलिए इन बिलों से किसानों में समृद्धि बढ़ेगी, खेती उन्नत होगी और किसानों का इसका बहुत फायदा होगा। सर हरसिमरत कौर से बादल ने जो रिजाइन किया है वो तो कह रहे हैं कि किसान विरोधी बिल है। कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं और विधेयक ये दोनों ये कह रहे हैं कि इनके पारित होने के बाद किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, खेती समृद्ध होगी और किसानी उन्नत होगी और कृषि की अर्थव्यवस्था में इन बिलों का बड़ा योगदान है। भ्रम है क्या सर? भ्रम की स्थिति है क्या? किसान और सरकार के बीच में भ्रम की स्थिति है? मैं समझता हूँ किसान और सरकार के बीच में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, ये सियासत है, चलती रहेगी। के बाद आपका स्वागत है और इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिसकर्मी और निगम कर्मी के बीच विवाद हो गया और इस पर गाज गिरी है। मास्क चालान को लेकर सामने आए विवाद पर दोनों पर कार्रवाई हुई है। निगम प्रशासन ने दारोगा को बर्खास्त कर दिया है और प्रधान आरक्षक सईद खान को भी निलंबित कर दिया गया है। जांच के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी निगमकर्मी के बीच विवाद पर दोनों पर कार्रवाई कर दी गई है। मास्क को लेकर कुछ ये मामला था। निगम प्रशासन ने दारोगा को बर्खास्त कर दिया है तो दूसरी तरफ प्रधान आरक्षक सईद खान को भी निलंबित कर दिया गया है। ये वीडियो सामने आया था दोनों के बीच का। तो इंदौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, मास्क को लेकर ये इनके बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मास्क चालान को लेकर विवाद हो गया था और दोनों के बीच विवाद के बाद ये कार्रवाई की गई। एक तरफ निगम के दारोगा को बर्खास्त कर दिया गया है और दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी जो हैं उन पर ये निलंबन की कार्रवाई की गई। वीडियो सामने आया था जिसके बाद ये दोनों पर कार्रवाई हुई है। इधर इंदौर से खबर आपको बता दें, शव के पोस्टमार्टम में देरी के मामले पर जांच पूरी हो गई है और अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले 4 वार्ड बॉय को निलंबित किया गया है। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए DIG को पत्र लिख दिया गया है। MI अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम में देरी हुई थी और उसके बाद शव सड़ गया था, कंकाल में तब्दील हो गया। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब इस मामले में जांच जो शुरू की गई थी, मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था और जांच शुरू हुई थी तो पूरी हो चुकी है। अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और साथ ही में जो वार्ड बॉय हैं उनकी भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली तो उनको निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर PS ठाकुर जो हैं अधीक्षक, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। 4 वार्ड बॉय निलंबित किए गए।
और विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जिस प्रकार से जानकारी सामने निकल कर आई है, ये जैसे ही अमानवीयता की तस्वीरें सामने निकल कर आई, मामले में जांच के आदेश दिए गए। हालांकि मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। इसके अलावा इंदौर कमिश्नर ने मामले में जांच के आदेश दिए और जांच के बाद ये तथ्य निकल कर सामने आए कि इसमें लापरवाही का जो आलम है, जिस प्रकार से आरोप लग रहे थे, एमवाय प्रबंधन की ही लापरवाही इसमें पाई गई। इसको लेकर के पहले एमवाय अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 4 वार्ड बॉय को निलंबित किया गया। वहीं देर रात डीआईजी इंदौर ने एक संयुक्त थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष गुर्जर को भी फर्जी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया है। तो कुल मिला के ये सभी लोग इस मामले में दोषी पाए गए थे। इन सभी की भूमिका जो है वो लापरवाही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, निर्देश गाइडलाइन जारी की गई है दुर्गा पंडाल को लेकर। दुर्गा पंडाल लगेंगे, इसके तो निर्देश पहले ही दे दिए गए थे और कह दिया गया था कि उस पर रोक नहीं है। लेकिन क्या गाइडलाइन रहने वाली है? राज्य सरकार ने इसकी गाइडलाइन जारी की है। 10 बाय 10 से ज्यादा बड़े पंडाल पर रोक लगाई गई। 10 बाय 10 से बड़ा पंडाल नहीं होना चाहिए और प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति विसर्जन में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे और विसर्जन स्थल चयन करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि विसर्जन स्थल पर भीड़ न हो। झांकियों, पंडालों, गरबा विसर्जन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, डिस्टेंसिंग रखनी होगी। श्रद्धालु को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग भी अनिवार्य किया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 100 से कम लोगों के साथ ही आयोजन हो सकेगा। तो गरबा पंडाल जो हैं वहां पर भी 100 से अधिक लोग नहीं जुट पाएंगे। जिला प्रशासन से इसकी अनुमति भी लेनी होगी और दुर्गा पूजा में 8 बजे तक ही सभी दुकानें खुल सकेंगी। दवा, राशन दुकान, रेस्टोरेंट, भोजनालय को छूट मिलेगी। और भोपाल के नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले में आरोपी प्यारे मियां की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोएफिजा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। सोसाइटी में धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया। अंसल अपार्टमेंट में प्यारे मियां ने फर्जी सोसाइटी बनाकर टावर लगवाया था। प्यारे मियां की पत्नी के खाते में ये टावर का पैसा जाता था। श्यामला हिल्स थाने में अंसल अपार्टमेंट सोसाइटी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। श्यामला हिल्स थाने ने ये कार्रवाई की है। सतना से खबर बता रहे हैं, जहां पर मैहर में मां शारदा पहाड़ी पर तेंदुआ नजर आया। सतना पहाड़ी मार्ग जो है, इसमें ये तेंदुआ देखा गया है। जब आरती चल रही थी, मां की आरती चल रही थी, उसके बाद मंदिर के पुजारी ने आरती के बाद तेंदुआ देखा तो मोबाइल से उसकी क्लिप बना ली गई, रिकॉर्ड कर लिया गया। तेंदुए का वीडियो ये सामने आया है। वीएचपी की केंद्रीय कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 11 करोड़ परिवारों से राम मंदिर निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये सहयोग लिया जाएगा। समाज को साथ जोड़ने के लिए हिंदू जीवन मूल्यों के साथ संस्कृति को सुरक्षित करने के भी प्रयास होंगे। देश भर में 4 लाख गांवों में विश्व हिंदू परिषद जाएगा। लव जिहाद के बारे में आदिवासियों को जोड़ने के साथ ही संगठन के विस्तार पर भी काम किया जाएगा।